नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 6 जनवरी 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। EWS रिजर्वेशंस रिगार्डिंग आज भी एक न्यूज़ है। 8 लाख इनकम लिमिट को लेके गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो हम देखेंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस केस का हियरिंग चल रहा है, तो न्यूज़ ऐसे आते रहेंगे। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का फ्लाइंग अवर्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर कर्नाटका में पहला LNG टर्मिनल आने वाला है। LNG टर्मिनल का वर्किंग प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट का उजाला स्कीम 7 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। फिर नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया है। बेसिकली नॉर्थ कोरिया का जो डीन्यूक्लियराइजेशन प्लान है उससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ है ये। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना क्या है वो सब हम इधर इन डिटेल देखेंगे। फिर देखिए चिल्का लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स के अरेवल से रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। ठीक है, तो टोटल 6 न्यूज़ है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, 8 लाख इनकम लिमिट टू डिटरमिन EWS बेस्ट वे फॉरवर्ड। देखिए EWS रिजर्वेशन से लेके जो इश्यूज है काफ़ी दिन से चल रहा है। सबसे पहले हम पूरा बैकग्राउंड एक बार डिस्कस करेंगे ब्रीफली, इसके बाद न्यूज़ पर आएंगे। देखिए सेंटर ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था जॉब्स में और एजुकेशन में, ये आपको पता होगा। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जिनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। मतलब फॉरवर्ड कास्ट के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, तो वही ये 10% में काउंट होगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, जैसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया था तभी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर एक चैलेंज गया था कोर्ट में। तो अब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसके ऊपर फैसला बाद में होगा। पर देखिए अब हुआ क्या है, इसके बीच में हुआ था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब ये क्या है, देखिए ऑल इंडिया लेवल पर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या फिर नीट। नीट का 2 एग्जाम होता है बेसिकली, एक नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अंडर ग्रेजुएट मतलब जितने मेडिकल एस्पिरेंट्स MBBS में एडमिशन लेना चाहता है उससे पहले नीट का एग्जामिनेशन देना है। MBBS कंप्लीट होने के बाद उन्हें अगर PG कोर्सेज के लिए जाना है तभी उन्हें नीट का एग्जामिनेशन देना है, उसको बोलते हैं नीट PG। इतना क्लियर है। आप देखिए रिसेंटली जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था वो किस लिए हुआ था। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स मतलब जो ट्रेनी डॉक्टर्स है, मतलब जिनका MBBS ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उन्हें PG कोर्सेज में जाने के लिए भी नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। पर देखिए दोस्तों, ये नीट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लेट हो गया था कम से कम 1 साल। तो जो डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स, उनका 1 साल तो निकल गया, वेस्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, इसके बाद लास्ट सितंबर में नीट PG एग्जामिनेशन हुआ भी था, पर दिसंबर तक इसका एडमिशन एंड काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट के लिए निकला, आप जल्दी जल्दी एडमिशन शुरू कीजिए, हमारा ऑलरेडी 1 साल वेस्ट हो चुका है करके। आप देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला हम आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग अब नहीं कर सकते, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में या फिर नीट का जो एडमिशन एंड काउंसलिंग में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दे रहा है ना, उसके ऊपर एक चैलेंज दिया है कोर्ट में, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है करके। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक हम आपका एडमिशन एंड काउंसलिंग शुरू नहीं कर सकते करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था। अब हम ये देखेंगे कि नीट एस्पिरेंट्स का चैलेंज क्या था। देखिए नीट एस्पिरेंट्स का चैलेंज बस यही था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो किस हिसाब से दे रहे हो, मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डिफेंड कैसे किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर से ये पूछा, आपने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया रखा है ना, मतलब एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए, ये 8 लाख पर आप कैसे पहुंचे, मतलब किस हिसाब से आपने रख दिया 8 लाख का ये जो लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला आप एक एफिडेविट फाइल करो कि ये पूरा क्लैरिफिकेशन देखें। तो सेंटर ने क्या कि एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, और इस हाई लेवल कमेटी ने पूरा रिसर्च एंड स्टडी करके फाइनली अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था करीब 1 हफ्ते पहले। तो अब ये केस अर्जेंट हियरिंग पर है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ये न्यूज़ आया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में ये जो केस है ये चल रहा है। तो ये केस फाइल कौन किया था, नीट के एस्पिरेंट्स। एक बात आप समझ लीजिएगा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का चैलेंज है वो केस अलग है, और नीट एस्पिरेंट्स ने ये जो केस फाइल किया है ये अलग है। ये फर्क आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस का हियरिंग तो चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक डिवीजन बेंच को दिया हुआ है।
इस डिवीजन बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है और एस बोपन्ना साहब है। डिवीजन बेंच मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अलग अलग बेंचेस रहते हैं, तो जिस बेंच में एटलीस्ट 2 जजेस है उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन बेंच बोलते हैं। बस मैंने आपको बता दिया। आप देखिए दोस्तों, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो हियरिंग है वो बेसिकली डिवीजन बेंच और सेंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली सोलिसिटर जनरल ही होगा, उनके बीच में चल रहा है। तो सोलिसिटर जनरल ने ये बोला है, द गवर्नमेंट वुड नॉट लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड पोरेस्ट ऑफ द पुअर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हो। वैसे ये जो कमिटी है ये भी रिजर्वेशन के फेवर में ही अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो बस न्यूज़ यही आया है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, the economically weaker section of society as the best way forward and asked the court to let NEET counseling continue। मतलब हमने जो 8 लाख का इनकम सेट किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, और आप जल्दी इस केस के ऊपर अपना जजमेंट सुना दीजिए ताकि नीट पीजी का जो एडमिशन एंड काउंसलिंग है वो कंटिन्यू रखें, ताकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था ना, उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। समझ में आया आपको? यही न्यूज़ आया दोस्तों। बस आप देखिए दोस्तों, इसके ऊपर अभी फैसला नहीं सुनाया है। जब फैसला सुनाएंगे, फाइनल जजमेंट आएंगे, तब हम फिर आपको बताएंगे खुल मिला के क्या हुआ था करके, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है 10.74 लाख बर्ड्स फ्लॉक टू चिल्का। सबसे पहले चिल्का लेक के बारे में। न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद एशिया का लार्जेस्ट एंड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है चिल्का लेक। ब्रैकिश मतलब होता है सलेन वाटर या फिर नमकीन पानी, राइट। आप देखिए इधर लिखा है चिल्का लेक इज ए वाटर लेगून। लेगून का मतलब क्या होता है? देखिए एक शालो बॉडी ऑफ वाटर होता है लेगून, दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय ए नैरो लैंडफॉर्म। मतलब देखिए चिल्का लेक का लोकेशन आपको मालूम है, ओडिशा का ईस्टर्न कोस्ट में आता है। आप देखिए चिल्का लेक करीब यही स्ट्रक्चर है और इधर पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल। अब ये चिल्का लेक और बे ऑफ बंगाल को जो एक आइलैंड सेपरेट करते हैं, एक बैरियर आइलैंड टाइप का सेपरेट करते हैं। तो इस तरह जब एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड रहता है एक नैरो लैंडफॉर्म से, इसी को आप लेगून बोलते हो, राइट। देखिए ये नैरो लैंडफॉर्म कोई रीफ हो सकता है, बैरियर आइलैंड हो सकता है, बैरियर पेनिनसुला हो सकता है और इस्मस हो सकता है। इस्मस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो बड़े लार्ज लैंड मासेस के बीच में एक नैरो लैंड स्ट्रिप जब होता है, इसी को इस्मस बोलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अफ्रीका में एक फेमस इस्मस है, और एक क्लू मैं देता हूं, इजिप्ट के पास में उस इस्मस का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देखिए चिल्का लेक इज ए रामसर साइट ऑल्सो। इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट है चिल्का लेक एंड ए पॉसिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी चिल्का लेक है, तो हो सकता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी चिल्का आएगा। अब देखिए 1981 में चिल्का लेक को रामसर कन्वेंशन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया था। एंड चिल्का लेक का जो लेंथ है वो 64 किलोमीटर है एंड ब्रेथ है 13.5 किलोमीटर्स। एंड ओडिशा का पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। पूरा एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चिल्का लेक इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर विच फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। ये मैप आप देख लीजिए, इससे आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये बे ऑफ बंगाल है जो लार्जर वाटर बॉडी, और ये है चिल्का लगून। चिल्का लगून और बे ऑफ बंगाल को इन छोटे छोटे आइलैंड्स सेपरेट करते हैं, राइट। इधर आपको गंजम डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है और पुरी डिस्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है चिल्का लगून, राइट। इधर आपको नलबाना आइलैंड भी दिख रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नलबाना आइलैंड किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है करके, राइट। अब हम वापस न्यूज़ पर आते हैं। देखिए चिल्का लेक में हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स पहुंचते हैं। कहाँ से? कैस्पियन सी से, लेक बाइकल से, अराल सी से, रिमोट पार्ट्स ऑफ रशिया से, किर्गिज स्टेपीज ऑफ मंगोलिया से, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया से, लद्दाख से, हिमालय से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने शायद सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में सुना होगा। वैसे जितने माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना दोस्तों, ये कुछ फ्लाईवेज फॉलो करते हैं। जैसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जिसमें हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ता है, फिर ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे जिसमें पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया वगैरह पड़ता है, फिर वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे है जिसमें पैसिफिक आइलैंड्स भी इंक्लूड होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एशियन माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज हैं, आप बोल सकते हो, राइट। आप देखिए तो इस साल जब चिल्का लेक में ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पहुंचे, इनका एक सेंसस लिया गया, बेसिकली काउंटिंग किया गया।
by the Odisha State Wildlife Organization, Chilka Development Authority and the Bombay Natural History Society। तो इसमें से ये पता चला है टोटल 10,74,173 बर्ड्स पहुंच गए हैं, which includes 107 water bird species and 37,953 individuals of 76 wetland dependent species। राइट, अब ये नंबर्स वगैरह याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें से करीब 3,58,889 birds which includes 97 species were counted in नालाबाना बर्ड सैंक्चुरी इनसाइड चिल्का। अब मैंने आपको नालाबाना आइलैंड इधर दिखाया था, ये है नालाबाना आइलैंड, ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। इधर एक नालाबाना बर्ड सैंक्चुरी भी है, राइट। अब देखिए कुछ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का पॉपुलेशन में बेसिकली काउंट में इंक्रीज नजर आया है, कुछ स्पीशीज में डिक्रीज भी नजर आया है। इंक्रीज में देखिए नॉर्थर्न पिनटेल, गार्डवाल, यूरेशियन विजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिक्रीज में नॉर्थर्न शाउलर, टफ्टेड डक, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये रेड क्रेस्टेड पोचार्ड के बारे में एक वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले किया भी था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिएगा, ठीक है। एंड नॉर्थर्न पिनटेल, कॉमन कोड एंड कॉमन पोचार्ड वाज आल्सो नोटिस्ड विथ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। और एक गुड न्यूज़ यह है, इंक्रीज इन नंबर्स फॉर द ग्रेटर फ्लामिंगो। ग्रेटर फ्लामिंगो का नंबर्स में भी इंक्रीज नजर आया है। आप देखिए दोस्तों, रिसेंटली नालाबाना बर्ड सैंक्चुरी में एक इको सिस्टम रिस्टोरेशन किया था, इसी की वजह से ग्रेटर फ्लामिंगो का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ करके बोल रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, ग्रेटर फ्लामिंगो फेस्टिवल इंडिया में कहाँ होता है या फिर किस लेक में होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। सो पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है कर्नाटका फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल। कर्नाटका का पहला एलएनजी टर्मिनल सेटअप होने वाला है मंगलुरु में। सबसे पहले मैं आपको मंगलुरु का लोकेशन दिखा देता हूँ। मान लीजिए साउथ इंडिया है, ये केरला है, केरला के जस्ट ऊपर कर्नाटका है, तो केरला के जस्ट ऊपर इधर एक कोस्टल सिटी है मंगलुरु। मंगलुरु में ऑलरेडी एक न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट है NMBT, इसी के साथ एसोसिएट करके ये पहला LNG टर्मिनल सेटअप होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक सिंगापुर बेस्ड LNG अलायंस कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पूरा इन्वेस्टमेंट 2250 करोड़ का है। अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज LNG? LNG इज द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करके फ्रीज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी को लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस बोलते हैं। तो इस तरह कन्वर्ट क्यों करते हैं? इसका दो रीज़न है। एक तो आप ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर कर पाओगे, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने से अच्छा है, सेफ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके घर में LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो नॉर्मल कुकिंग गैस आप यूज़ करते हो। LPG सिलेंडर्स के अंदर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है? वो भी तो लिक्विड फॉर्म में स्टोर्ड है, इसलिए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। जब उसको आप खोलोगे, रूम टेम्परेचर में LPG गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आप सोचिए, वही LPG सिलेंडर के अंदर गैस को गैसियस फॉर्म में स्टोर किया होता तो उतना कैपेसिटी स्टोर नहीं कर पाते, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाते हैं। लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने से ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए LNG बेसिकली नेचुरल गैस को भी लिक्विफाई करते हैं। अब देखिए कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी समझना होगा। आपने देखा होगा ना दोस्तों, LNG कैरियर शिप्स, बड़े बड़े शिप्स होता है जिसमें LNG ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे इंडिया में ज़्यादातर LNG जो है हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए, जब ये LNG कैरियर शिप्स आते हैं तो नॉर्मल जेटी में आने से हम इसे अनलोड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक पर्पस बिल्ट पोर्ट टर्मिनल्स चाहिए। मतलब वो टर्मिनल्स में इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए LNG कैरियर शिप्स को अनलोड करने के लिए। बेसिकली पोर्ट टर्मिनल्स में 2-3 प्रोसेस होता है। क्या क्या होता है? एक है रिसीविंग एंड अनलोडिंग ऑफ LNG फ्रॉम शिप्स। सबसे पहले उसे रिसीव करना है, फिर अनलोड करना है, फिर स्टोर करना है LNG को, फिर उसे रीगैसिफिकेशन करना है, फिर उसे ट्रांसमिट करना है। मतलब देखिए, लिक्विड फॉर्म में जो LNG आते हैं वो पोर्ट टर्मिनल में रिसीव होके अनलोड होके उसे फिर से रीगैसिफाई करना पड़ेगा। मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके बिना कोई लीकेज का फिर उसे उधर से ट्रांसमिट करना पड़ेगा हाउस होल्ड्स में या फिर जहां उसकी डिमांड है। समझ गए? तो यही है पोर्ट टर्मिनल का काम। देखिए तो क्या लिखा है, ये वेराइटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर अनलोडिंग, रीगैसिफिकेशन, टैंकिंग, मीटरिंग। देखिए मीटरिंग भी होता है, मतलब कितना कितना सप्लाई होता है। तो ये है बेसिकली LNG टर्मिनल। समझ गए आप? देखिए इसी तरह एक LNG टर्मिनल आने वाला है मंगलुरु में।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द प्रोजेक्ट विल कम अप एज पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स प्लान टू बूस्ट द अल्टरनेटिव फ्यूल मार्केट टू अचीव नेट जीरो कार्बन बाय 2070। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली COP26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज कमिट करके आए थे, क्या, हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला स्टैंड ये था कि नेट जीरो एमिशन हम नियर फ्यूचर में अचीव नहीं कर पाएंगे, पर देखिए फाइनली लास्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन? जितना कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप रिलीज करते हो उतना आपको ऑब्जर्व भी करना होगा। अब उसके लिए दो ही तरीका है, या तो आप कार्बन को ऑब्जॉर्ब करो एटमॉस्फेयर से, उसके लिए या तो आपको ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, या तो कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करना पड़ेगा, या तो आपका फॉसिल फ्यूल जो कंबशन आप करते हो, जलाते हो, उसे कम करना पड़ेगा। तो जब आपका फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है वो कम होगा, ऑब्वियसली नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। समझ गए ना आप? अब देखिए नेचुरल गैस यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होता है। अगर आप कोल से कंपेयर करोगे, ठीक है, कोयला से कंपेयर करोगे तो नेचुरल गैस का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो काफ़ी कम है। तो कोल की जगह पर आप अगर नेचुरल गैस को यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। तो नेचुरल गैस को रिसीव करने के लिए, अनलोड करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी चाहिए, इसलिए हम इस तरह हमारा वेस्टर्न कोस्ट में नए नए LNG टर्मिनल्स लेके आ रहा है। समझ गए ना आप? तो अब देखिए नए LNG पोर्ट टर्मिनल्स इन इंडिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर LNG पोर्ट टर्मिनल्स है इंडिया में? कोंकण LNG प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है? दाभोल इन महाराष्ट्र। दहेज टर्मिनल पेट्रोनेट LNG लिमिटेड गुजरात में। हाजीरा टर्मिनल गुजरात में। कोच्चि टर्मिनल केरला में। मुंद्रा टर्मिनल मुंबई में। चेन्नई टर्मिनल तमिलनाडु में। राइट, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट टर्मिनल है इंडिया में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 एनर्जी में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है, इग्रुआ सेट्स ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ 19,000 फ्लाइंग आवर्स इन 2021। सबसे पहले इग्रुआ का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एस्टैब्लिश किया था एट फुर्सतगंज एयरफील्ड प्रेजेंटली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमेठी इन उत्तर प्रदेश। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये रजिस्टर किया है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। अब देखिए दोस्तों, एज द नेम इंडिकेट्स, इग्रुआ का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली दिस इज ए फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अगर कोई इग्रुआ में ज्वाइन करना चाहता है, इसका एक एंट्रेंस प्रोसेस होता है, आप गूगल में सर्च कीजिए, इनके वेबसाइट में भी है, ये आपको पता चल जाएगा। अब ये न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, इन्होंने 19,000 फ्लाइंग आवर्स अचीव किया है। फ्लाइंग आवर्स मतलब क्या है? जितने घंटे वो फ्लाई करते हैं। अब देखिए ये 19,000 मतलब एक ही पायलट का नहीं है, पूरे पायलट्स का मिला के जितना फ्लाइंग आवर्स बन जाता है ना, उसी को फ्लाइंग आवर्स बोलते हैं। अब एक एक पायलट का अलग अलग फ्लाइंग आवर होगा, पर ये जो 19,000 बोल रहा है ये कुल मिला के सारे पायलट्स का जो फ्लाइंग आवर्स है, जितनी देर वो एयर में रहा है, ठीक है, तो ये है 19,000 फ्लाइंग आवर्स। आप देखिए दोस्तों, इग्रुआ ऑफर्स ए ट्रेनिंग एनवायरनमेंट सुपीरियर टू एनी अदर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ठीक है, बेसिकली एविएशन फील्ड का एक IIT बोलते हैं इग्रुआ को कभी कभी। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में सबसे सुपीरियर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो 2021 में इग्रुआ ने 19,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग अचीव किया है। वैसे इनका टारगेट है 2022 में 25,000 फ्लाइंग आवर्स का। ठीक है, टोटल 121 कैडेट्स थे 2021 में, और 2022 में ये जो कैडेट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करने का प्लान भी है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है दोस्तों, बस मैंने आपको इग्रुआ के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पर, एंड इट इज़ ए ऑटोनोमस बॉडी ऑल्सो, राइट। सो दैट्स द न्यूज़। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है, उजाला कंप्लीट्स 7 years ऑफ LED डिस्ट्रीब्यूशन। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी 2015 को लॉन्च किया था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये थे, एक तो हाई इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट कम करना था। बेसिकली पुराने जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स यूज़ होते थे ना, उसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसे रिप्लेस करना था LED बल्ब से, और वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट को कम करना चाहता था। दूसरा टारगेट ये था, इनएफिशिएंट लाइटिंग का प्रॉब्लम को कम करना था। क्या होता है इनएफिशिएंट लाइटिंग? मतलब एफिशिएंसी कम है। पुराने जो इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ होते थे उसमें से लाइट तो कम आता था,
ऊपर से उसे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता था। आप में से कई लोग यूज़ किए होंगे, आपको पता है, अगर आप इनकैंडेसेंट बल्ब एक रूम में डालोगे ना, लाइट अप करोगे, तो वो रूम थोड़ा बहुत हीट अप हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को मिटाना चाह रहा था उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। अगर आप देखोगे 2015 में इंडिया में 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैम्प्स थे, तो इसमें से मैक्सिमम अभी तक रिप्लेस हो चुका है। देखिए क्या लिखा है, 36.78 करोड़ एलईडीज ऑलरेडी सप्लाई किया है देश भर में। नॉर्मली एलईडी बल्ब्स का जो कॉस्ट है आपको पता ही होगा, 300 से लेके 350 के बीच में आता है, उससे ज़्यादा भी कॉस्ट में आता है। पर उजाला स्कीम के अंदर 70 to 80 पर बल्ब में एलईडी सप्लाई करते हैं। वैसे एलईडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। बेसिकली जो एलईडी बल्ब्स अगर आप खोलोगे इसका कैप, इसके अंदर आपको डायोड्स दिखेगा, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिससे लाइट निकलता है। ठीक है, आप देखिए, अब ये एलईडी बल्ब्स यूज करने से, बेसिकली इनकैंडेसेंट बल्ब की जगह एलईडी बल्ब्स यूज करने से एक साल में 47,778 मिलियन किलोवाट आवर हमने सेव किया एंड 3.86 करोड़ टन्स ऑफ CO2 एमिशंस भी रिड्यूस किया। मतलब देखिए, इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करने से हमारा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था, हीट ज़्यादा जनरेट होता था। और देखिए, पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है मतलब हमें पावर ज़्यादा जनरेट भी करना पड़ेगा। अगर आपको पावर ज़्यादा जनरेट करना है तो आपको ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा। तो देखिए, एलईडी यूज़ करने से हमने CO2 एमिशंस भी कम किया है एंड हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो एक साल में करीब 47,778 मिलियन किलोवाट आवर भी कम किया है। ठीक है, आप देखिए और भी कुछ डिटेल्स है। इसमें लिखा है ये दुनिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट था। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के का स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग, enhance awareness on using efficient equipment and that will reduce electricity bills and preserve the environment। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, एक तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करना था, दूसरा हमारा एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना था, क्योंकि जितना आप कम एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ये बात आपको पता है। तो यह बेसिकली उजाला स्कीम, इसके बारे में हमने पिछले वीक में भी डिस्कस किया था और इन डिटेल, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली आपको पता होनी चाहिए उजाला स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब लॉन्च किया था। ठीक है, ये सारी बातें। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में, या फिर पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 में एनर्जी कंजर्वेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल इन फर्स्ट टेस्ट। देखिए, नॉर्थ कोरिया रीसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। ये यूएस मिलिट्री को पता चल गया और यूएस मिलिट्री का एक स्टेटमेंट भी आया है कि नॉर्थ कोरिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीजॉइनिंग डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। 1994 से 2021 तक अगर आप देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, वो नॉर्थ कोरिया के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तब से अपना न्यूक्लियर मिसाइल एंड एक्सपोर्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी एकदम जारी रखा है। तो सबसे ज़्यादा नेगोशिएशन तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कई स्ट्रैटेजी यूज़ किया, कई बार धमकी देने की कोशिश की, सैंक्शंस लगाने की कोशिश किया एंड इवन मेजर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स भी लिया इन रिटर्न ऑफ एड, पर नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल माना नहीं। तो नॉर्थ कोरिया फिर से किसी की बात नहीं सुन के इस तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट जो कर रहा है, इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। एक तो हम डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स करना चाहता है, और इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स इस तरह टेस्ट करते रहोगे तो इसका मतलब यह है नॉर्थ कोरिया इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आप देखिए, द लॉन्च केम आफ्टर नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन वाउड टू फर्दर स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो रीसेंटली किम जोंग उन ने यह भी बोला था हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंक्रीज करेंगे करके, एंड विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी न्यू पॉलिसीज टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर इनकी जो नेबरिंग कंट्री साउथ कोरिया है, इनके साथ ये कोई नई पॉलिसीज डिस्कस नहीं की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में एक मीटिंग हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, और एक क्लू देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप था यूएसए की तरफ से एंड नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो ऑब्वियसली किम जोंग उन ही था। अब देखिए, तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने ये बोला भी है, द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हाईलाइट्स द डीस्टेबलाइजिंग इंपैक्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया इलिसिट वेपन्स प्रोग्राम बट इट डिडंट पोज एन इमीडिएट थ्रेट। कोई थ्रेट नहीं है, बस देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे स्पाई सैटेलाइट्स हैं, ये यही देखते रहते हैं कौन कौन से कंट्रीज अपना बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है,
मतलब पूरे दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर बन के बैठा है ना, और सबके ऊपर चुन चुन के वो सैंक्शंस भी डाल देते हैं। मतलब इनके हिसाब से अगर नहीं चल रहा है कोई तो वही है, पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सब कुछ टेस्ट करके सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप करके बैठा हुआ है, उनके आर्सेनल में सब कुछ है। अब दूसरे कंट्रीज को बोल रहे हैं आप ये मत करो। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये भी तो वही है, जितने भी डेवलप कंट्रीज है सब कुछ बना के बैठ गए और बाकी सारे कंट्रीज को बोल रहा है और डेवलप मत करो। क्या इलॉजिकल बात है, जो भी है। वैसे आप मुझे बताइए, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और नॉट? साउथ कोरियाज मिलिट्री सेड ए सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम नॉर्थ कोरियाज माउंटेनस नॉर्थन जागेंग प्रोविंस। वैसे दोस्तों सबसे पहले तो पूछना चाहिए साउथ कोरिया को, क्योंकि साउथ कोरिया को पता चलेगा ना नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये सब। तो साउथ कोरिया का मिलिट्री ये बोला है एक बैलिस्टिक मिसाइल तो फायर हुआ था, पर हमें पता नहीं है किस लिए फायर हुआ था। इनका कोई रूटीन एक्सरसाइज हो सकता है इनकी जो मिलिट्री बिल्डअप है इसकी वजह से हो सकता है, इनका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन अभी तक बाहर नहीं निकला है करके साउथ कोरिया भी बोला है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन का नाम है जागंग प्रोविंस। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था, आज न्यूज़ कम थे इसलिए मैंने ये न्यूज़ भी इंक्लूड किया। वैसे नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर बैकग्राउंड इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वी विल मेक ए डिटेल पीपीटी। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर पावर के बारे में भी इधर लिखा हुआ है। सिंस द 1950s नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 1950 से शुरू होता है इनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट जो है। सबसे पहले तो इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह मिला था सोवियत यूनियन से। ठीक है, तो 1950 से आप बोल सकते हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में नॉर्थ कोरिया एक्टिव है। ऑल्दो द कंट्री करेंटली हैज़ नो ऑपरेशनल पावर जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, एफर्ट्स एट डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर कंटिन्यू। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो नॉर्थ कोरिया में एज पर रिकॉर्ड कोई ऑपरेशनल पावर जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, पर ये किसको पता है नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, ये केवल नॉर्थ कोरिया को ही पता है। इट कंडक्टेड व्हाट आर वाइडली एक्सेप्टेड टू हैव न्यूक्लियर टेस्ट। आप देखिए पूरी दुनिया को एक चीज़ तो पता है, नॉर्थ कोरिया ने 2006 में, 2009 में, 2013 में, 2016 में एंड इवन 2017 में भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, तो फाइनली नॉर्थ कोरिया का मैप भी देख लीजिए, न्यूज़ में तो आया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है दोस्तों, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। वैसे दोस्तों नॉर्थ कोरिया का 2 ही बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ऑब्वियसली साउथ कोरिया है साउथ में एंड नॉर्थ में चाइना है। आप इधर कोरिया बे आपको दिख रहा है, LOC आपको दिख रहा है, ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान आपको दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो चाइना नॉर्थ कोरिया बॉर्डर में आता है, कांगनम रेंज, केमा हाईलैंड्स और माउंट ओनजिन, माउंट म्योराक और क्या हिमग्योंग माउंटेन्स, मैक ऑल रेंज, नाम कुछ अजीब अजीब सा है, पुजोलोयोंग माउंटेन्स। तो ऐसा वैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इधर लिखा है नगनीम माउंटेन्स, राइट। सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई न्यूज़ आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर जेन्युइन डाउट्स है उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।